उसका टाइटल है इंटरेस्ट, जिसको उर्दू में सूद कहते हैं। अरबी में इसके लिए जो वर्ड है वो रिबा का यूज़ होता है। ये टॉपिक फाइनेंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि आगे चलकर जो हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग वगैरह, उनमें इसका बड़ा क्रिटिकल रोल है। तो इसलिए इस इंटरेस्ट के टॉपिक को समझना ज़रूरी है। वैसे जब हम इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इंटरेस्ट को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द मनी और अमाउंट पेड आर रिसीव्ड ऑन द यूजेज ऑफ मनी। हम एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट जो मनी को यूज़ करके पे कर रहे होते हैं, वो हमारा इंटरेस्ट है। आपने किसी से 1 लाख रुपए लोन लिया और एक्स्ट्रा अमाउंट उस पे की 5,000 रुपए, तो 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है। 5,000 जो आप एक्सेसिव अमाउंट पे कर रहे होते हैं, जो फिक्स अमाउंट होती है, वो आपके पास इंटरेस्ट की कैटेगरी में आती है, उसको आप इंटरेस्ट कहते हैं। तो अगर आप जो वैन हॉर्न की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3, उसमें देखें तो उसमें जो इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है वो है कि मनी पेड आर अर्नड फॉर द यूज ऑफ मनी। अब इसमें दोनों वर्ड यूज किए गए हैं कि मनी पे या रिसीव करना। यानी कि अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो डेफिनेटली आपको उस लोन पे जो अमाउंट है वो रिसीव होगी। 1 लाख रुपए आपने किसी को लोन दिया, उस बंदे ने आपको 1 लाख रुपए तो रिटर्न किया, लेकिन साथ 5,000 भी एक्स्ट्रा रिटर्न कर दिया, तो आप उसको फिर अर्न की कैटेगरी में लिख लेते हैं। और अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो डेफिनेटली वो 1 लाख आपने लोन लिया और उस पर आपको 5,000 एक्सेसिव पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो वो ये पेड का वर्ड उसके लिए यूज हो रहा है। तो चूंकि इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस भी हो सकता है और इंटरेस्ट आपकी इनकम भी हो सकती है, तो दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके उसने यहाँ पर जो है इसमें लिखा हुआ है। तो अगर पेड का मतलब है तो दैट शोज के इंटरेस्ट आपका वहां पर एक्सपेंस है, और अगर अर्नड का वर्ड यूज किया जा रहा है तो दैट शोज के इंटरेस्ट आपकी वहां पर इनकम शो हो रही है। और पेड का मतलब होगा कि आपने कहीं से लोन लिया हुआ है। अर्न का मतलब होगा कि आपने किसी को लोन दिया हुआ है उस पे। तो ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन थी। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट है, ये जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि इंटरेस्ट को उर्दू में सूद कहते हैं, क्योंकि अजीब सी फीलिंग आई होगी आपको, जिसको आपने लाइक नहीं किया होगा, आपको अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों? इसलिए कि हमारे रिलीजन में जो है वो इंटरेस्ट को प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है, कि इसको लाइक नहीं किया गया। और बारहा टाइम पर, बारहा जगह पर इसको जो है वो डिस्करेज किया गया है, इससे इज्तनाब करने का बोला गया है कि इसे अवॉइड करें। तो चूंकि ये इसलिए मना किया गया है कि इससे इस्तेहसाल होता है, मनी को एज अ कमोडिटी ले लिया जाता है, जबकि इस्लाम जो है वो मनी को एक कमोडिटी कंसिडर नहीं करता। तो खैर, आप जो डिटेल में पढ़ना चाहें वो इस्लामिक फाइनेंस को, या इस पे डिटेल में हम सेशन रख सकते हैं, तो उस पे ये बात की जा सकती है कि इस्लामिक कंसिडरेशन कैसी होती है और जो कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे इसको लेकर चलते हैं। तो खैर, बात यहाँ मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि जैसे मैंने वर्ड इंटरेस्ट को ट्रांसलेट करके आपको कहा, या कहा कि इंटरेस्ट है, तो आपके माइंड में सूद आता है, तो बंदा डिस्करेज होता है, जरा डिमोटिवेट होता है ना। तो क्या किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, इंटरेस्ट के वर्ड को रिप्लेस कर दिया विद मार्कअप। अब मार्कअप से फीलिंग आती है प्रॉफिट की, मुनाफा की। तो आप इसलिए विटनेस कर सकते हैं कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, ऑलमोस्ट सभी आजकल वो इंटरेस्ट के वर्ड को रिप्लेस कर रहे हैं या कर दिया है विद मार्कअप। तो मार्कअप या प्रॉफिट ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि ताकि वो फीलिंग ही ना आए, जिससे आप थोड़ा सा अवॉइड करें। बस एक बात माइंड में रख लें कि जो अल्लाह ताला ने मना कर दिया है उसी में हमारी बेहतरी है, उसी में हमारी भलाई है। हम इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो जो उस जात ने हमारे लिए पसंद किया है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अगर मना किया गया तो फिर इससे बाज ही रहना चाहिए। तो खैर, अब अगर ये किसी को लोन दिया जाता है, कोई बंदा क्यों किसी से इंटरेस्ट डिमांड करता है, तो वो कहता है कि भाई, मैंने चूंकि आपको ये जो अमाउंट 1 लाख रुपए दी है, ये तो मैं इससे खुद भी कोई गुड्स परचेज कर सकता था, कोई सर्विस जो है वो एक्वायर कर सकता था।
तो गुड्स या सर्विसेज मैं ले सकता था, लेकिन मैंने वो 1 लाख रुपए की गुड्स या सर्विसेज नहीं ली, रादर मैंने आपको दे दिया है। तो भाई जब मैंने आपको दिया है तो इसको आप यूज कर रहे हैं, यानी कि मैंने अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन किया, मैंने अपनी नीड को सेक्रीफाइस किया। तो जब मैंने अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दिया, तो इट मींस कि मेरे जो या सॉरी जो मेरी ये जो कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करना, मेरा जब नीड को पोस्टपोन करना है, इसके अगेंस्ट मैं आपसे कुछ रिटर्न डिमांड करता हूँ कि मुझे इसका कुछ रिटर्न दो। ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, मैंने आपको पैसे दिए 1 साल के लिए, तो हो सकता है 1 साल तक आप डिफॉल्ट कर जाएं। बहुत सारे रिस्क के फैक्टर होते हैं। तो वो इसलिए आज तो आपका बिजनेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो चूंकि मैं एक ना सिर्फ अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहा होता हूँ, बल्कि उसके साथ साथ क्या होता है कि मैं बहुत सारे रिस्क के फैक्टर भी जो है वो साथ कैरी करता हूँ। तो इसलिए मुझे फिर आपसे जो है वो एक स्पेसिफिक रिटर्न डिमांड करना पड़ता है। तो जो बंदा भी वो कहता है कि इंटरेस्ट हमें चार्ज करना चाहिए, वो उसके लॉजिक ये देते हैं कि हम अपनी कंजम्पशन को, अपनी सर्विसेज को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इसलिए लेना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई बंदा रिस्क लेता है तो उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ रिटर्न डिमांड करता है। दो चीजें बताई हैं जी, एक तो ये कि आप अपनी नीड को सेक्रीफाइस कर लेते हैं, पोस्टपोन कर लेते हैं, कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दिया। दूसरा, आप साथ कुछ रिस्क लेते हैं उस टाइम का, जिस टाइम तक आप लोन देते हैं, किसी को लैंड करते हैं, तो उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए आप कुछ ना कुछ रिटर्न डिमांड करते हैं। उस रिटर्न का जो नेम है वो हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इंटरेस्ट के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, कि जिनको अगर हम बेस बनाएं, जिनको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। आपको आइडिया होना चाहिए कि यही जो इंटरेस्ट है, ये पॉलिसी रेट भी कहलाता है। पाकिस्तान में जो है वो अभी रिसेंटली 21% है ये। तो ये 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया 4 अप्रैल को। और इसी ईयर में अगर 2023 में बात करें तो जनवरी में ये रेट कहीं 17% था। फिर 300 बेसिस पॉइंट का मतलब है 3%। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब है 1%। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसके पर्सपेक्टिव्स को कंट्रोल करते हुए क्या किया कि ये 300 बेसिस पॉइंट जनवरी में इंक्रीज कर दिया। फिर ये आपका मार्च तक देखें तो मार्च में जाकर आपको 20% नजर आता है। तो फिर मार्च से अप्रैल में मूव किया तो ये 1% मजीद इंक्रीज कर दिया। तो पॉलिसी रेट, जिसका नाम पहले डिस्काउंट रेट भी था, यही इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट आजकल कहलाता है, ये जो स्टेट बैंक ने इशू किया है वो है 21% आजकल। कंट्री टू कंट्री वेरिएशन होती है। कुछ कंट्री में आप देखेंगे लाइक इन इंडिया, आई गेस ये 6.5% था। इन बांग्लादेश इट वाज 6%। और एक मतलब अगर आप एक चार्ट निकाल लें वर्ल्ड का, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट मेंशन होंगे, वहां आपको नजर आएगा। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी नजर आएगा आपको, जापान का -0.1%। वो इसलिए कि वो अदर सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट के होते हैं उनको प्रेफर कर रहे होते हैं कि आप अदर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। कि अगर बैंक में पॉजिटिव का मतलब तो ये है कि आप पैसे दे रहे हैं तो आपको उस पर कुछ ना कुछ मिल रहा है, नेगेटिव का मतलब आपको पैसे भी डिपॉजिट दे रहे हैं और साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, जैसे सेफ कस्टडी के लिए होता है। तो फिर डेफिनेटली वो डिस्करेज कर रहे हैं। तो वो आपको रिटर्न यहाँ पर ना होने के बराबर मिलता है। फिर तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रियल स्टेट में, फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में, या फॉर एग्जांपल किसी और ऐसे कैली सेक्टर में जहाँ से आपको रिटर्न इससे बेहतर मिले। और वैसे भी अगर बैंक्स का रिटर्न सबसे बेहतर होता, सबसे हैंडसम रिटर्न बैंक का ही होता, तो फिर तमाम लोग मिलकर किस में इन्वेस्ट कर देते, बैंक में करते, और बैंक्स क्या हो जाते, कोलैप्स हो जाते, क्योंकि बैंक का काम क्या है कि एक पर्सन से बाय करना है, बारो करना है, और दूसरे पर्सन को दूसरे साइड पर लैंड कर देना है। जो डिफरेंस होता है वो बैंक का मुनाफा, जिसे फाइनेंशियल स्प्रेड कहते हैं, वो होता है। फॉर एग्जांपल 5% पे लोन लिया और 7% पे आगे लैंड कर दिया, बारो किया 5% पे, लैंड किया 7% पे, तो जो डिफरेंस 5 और 7% का है वो है 2%। तो वो आपका फाइनेंशियल स्प्रेड कहलाता है, वो आपका मुनाफा होता है। अब अगर सारे ही लोग देने वाले पैसे हैं बैंक के पास, अपना डिपॉजिट रखवाने वाले, लेने वाला है ही कोई नहीं, तो बैंक कमाएगा कहाँ से। इसलिए अब देखते हैं तो वैसे भी पोर्टफोलियो में या रिस्क को डाइवर्स करने के लिए
आजकल एक से ज्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो आपको नजर आता है कि बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ लैंडिंग डायरेक्टली खुद कर रहे हैं, बल्कि खुद किसी ऐसी प्रॉपर्टीज में, कुछ ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया है कि जहां से उनको रिटर्न आना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट में है, तो इस तरह से सो ऑन वो डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मेन इनका काम लैंडिंग का ही है, बारो करना और आगे लैंड कर देना। तो इसलिए जो मैंने बात की है कि वो कुछ जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया, वो आप इस्लामिक बैंकिंग में देख सकते हैं, आपको वहां पर चीजें नजर आएंगी, वो एज अ पार्टनर आपके साथ काम कर रहे होते हैं। खैर, हम देखते हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं इंटरेस्ट के, वो क्या होते हैं। तो इंटरेस्ट के डिटर्मिनेंट्स जो हमारे पास हैं, वो सबसे पहले हमें यहाँ पर नजर आता है जी, नॉमिनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। क्या है जी? नॉमिनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट कंपोज होता है जी दो चीजों पे। एक होता है इसमें रियल इंटरेस्ट रेट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? नॉमिनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। इसमें ये जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वो है जो हम बात कर रहे थे कि एक पर्सन आपको पैसे देता है, और पैसे देते वक्त आपको, या लोन देते वक्त आपको अपनी कंजम्पशन को होल्ड कर लेता है, पोस्टपोन कर लेता है, सेक्रीफाइस करता है, और उस पे कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। सपोज कर लें कि वो रिटर्न है, एग्जांपल देते हैं कि बंदा कहता है जी कि मुझे 10% मिलना चाहिए। आप उस बंदे से 1 लाख रुपए लोन ले लेते हैं, और वो कहता है मुझे 10% रिटर्न मिलना चाहिए। इट मीन्स 1 साल बाद आप उसको 1 लाख रुपए प्रिंसिपल का रिटर्न करेंगे, और प्लस उस पे 10% जो है वो इंटरेस्ट पे कर देंगे। ये जो 10% है, ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1 साल बाद आप उसको 10,000 रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का पे करेंगे, और 1 लाख रुपए उसका प्रिंसिपल पे करेंगे। तो 1,10,000, 110,000 की अमाउंट आप 1 साल के अंदर पे कर रहे होंगे। लेकिन एक बात तो बताइए, जरा सोचिए, क्या 1 साल के टाइम के बाद कंट्री में प्राइजेस प्रोडक्ट्स की क्या हुई होंगी? जनरल ट्रेंड क्या होता है प्राइस का? इंक्रीज होती है प्राइसेस। और जो जो ट्रेंड होता है कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्राइसेस, उसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर आज इसकी एग्जांपल ले लें कि एक बंदा लैपटॉप परचेज कर सकता है 1 लाख रुपए से, या फर्नीचर परचेज कर सकते हैं 1 लाख रुपए से, और ये फर्नीचर जो है वो आप आज नहीं लेते हो, आप 1 लाख रुपए लोन दे दिया अपने फ्रेंड को या किसी और को, और 1 साल बाद लेने जाते हैं मार्केट में, तो क्या जो फर्नीचर आज 1 लाख का मिल सकता है, वो 1 साल बाद भी आपको 1 लाख का ही मिलेगा? डेफिनेटली आपका आंसर नो होगा। आप कहेंगे जी उस वक्त प्राइस ज्यादा हो जाएगी। तो सपोज उस वक्त प्राइस हो जाती है इसी फर्नीचर की 1,04,000। अब आपको तो 1 साल बाद मिल रहा है 1,10,000 के, 10,000 ये वाला रियल रेट का और 1 लाख अपना। तो अब अगर 1,10,000 लेकर आप वो फर्नीचर परचेज करते हैं, वो कितने का मिला? 1,04,000 का। तो पीछे आपके पास बचा कितना? 6,000। 4,000 इन्फ्लेशन की वजह से आपको बेयर करना पड़ा। तो आपकी तो जो डिमांड थी, वो रिटर्न होना चाहिए था 10%, यानी कि 10,000। एक्चुअल आपके पास कितना बचा? आपने अपनी कंजम्पशन को, अपनी नीड को पोस्टपोन किए रखा, सेक्रीफाइस किया। आपको तो 10,000 टन मिला ही नहीं, आपको तो मिला 6,000। तो इसलिए अगर आप 10,000 अर्न करना चाहते हैं, तो आपको 4% जो है इन्फ्लेशन प्रीमियम भी ऐड करना पड़ेगा। कि जो भी इन्फ्लेशन आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका एक प्रीमियम जो है वो आप लेकर ऐड कर लेंगे अपने रियल रेट में। तो 10% आपका रियल रेट, और उसमें 4% फिर आपको इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो फिर आप 14% डिमांड करेंगे। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कहलाएगा नॉमिनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। इसी में कुछ अगर रिस्क को ऐड कर दें, तो हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहलाएगा, जिसे हम पॉलिसी रेट का नेम भी दे रहे थे पहले। वो रिस्क कौन से हो सकते हैं? वो रिस्क हो सकता है डिफॉल्ट का, लिक्विडिटी का, और मेच्योरिटी का। इन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिफॉल्ट रिस्क है। भाई एक बंदा आपसे पैसे लेता है 1 साल के लिए, तो या 2 साल के लिए, 5, कोई भी अरसा लगा ले, तो उसमें क्या इस चीज के चांस होते हैं कि नहीं होते कि वो बंदा डिफॉल्ट कर जाए, आपको पे ही ना करे? वो बंदा मे बी आपको इंटरेस्ट पे ना करे, आपका प्रिंसिपल पे ना करे, या दोनों अमाउंट्स पे ना करे, डिफॉल्ट कर सकता है ना। तो इसलिए डिफरेंट जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो डिफॉल्ट कर जाने के रिस्क को असेस करते हैं, मेजर करते हैं। और आप थर्ड पार्टी से भी सर्विस ले सकते हैं, और खुद भी असेसमेंट ले सकते हैं। जैसे आपसे कोई बंदा
ऐसा जिसके बारे में आपको आइडिया हो कि यार ये डिफॉल्ट कर जाएगा, या उसके हालात ऐसे चल रहे हो, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ऐसी हो, या उसकी कह लीजिए कि फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी परफॉर्मेंस ऐसे चल रही होगा, भाई मतलब डिफॉल्ट कर जाएगा। हम ले मैंने अप्रोच में देखें वहां भी हम ये क्राइटेरिया यूज कर रहे होते हैं, जिसको पैसे देने, भाई ये तो कल पे ही नहीं करेगा, इसकी तो आदत ऐसी है, ये तो पैसे मार जाएगा मेरे, या इसकी मतलब नीयत तो ठीक है लेकिन इसका बिजनेस ऐसा चल रहा है, इसके आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं कि ये पे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी कोई बंदा आपको पैसे दे रहा होता है तो वो एक रिस्क भी साथ ले रहा होता है, किसका, कि ये बंदा कल को अगर मुझे पैसे नहीं देता, डिफॉल्ट कर जाता है तो। और पहले हमने बात की है कि जब भी आप रिस्क लेंगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए कोई ना कोई रिटर्न डिमांड करेंगे। तो इसलिए ना सिर्फ ये 10% रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना सिर्फ इन्फ्लेशन प्रीमियम, बल्कि आपको डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम भी चार्ज करना पड़ेगा। सपोज आप कहते हैं कि डिफॉल्ट का 2% लेना है, तो 10 + 4 14 +2% डिफॉल्ट का कितना हो गया 16%। अब वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो 16 लेना चाहिए, तो भाई डिफॉल्ट भी कर जाएगा। उस डिफॉल्ट का रिस्क लेने के लिए मुझे थोड़ा कन्विंस करो ताकि ज्यादा रिटर्न दो ताकि मैं आपको लोन दे सकूं। तो इसलिए डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम जो है वो भी आपका पार्ट बन जाएगा। उसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, भाई जब भी आप किसी से लोन लेते हैं वो बंदा आपको बगैर गारंटी के लोन नहीं देता। आप बैंक के पास चले जाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाएं, जब भी आप उससे लोन लेते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि हमें कोई गारंटी प्रोवाइड करें। इसी गारंटी को, इसी सिक्योरिटी को हम कोलैटरल का नेम देते हैं। अब क्या, तमाम कोलैटरल, तमाम जो गारंटी होती हैं, तमाम जो सिक्योरिटीज होती हैं वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्या वो जब कैश में कन्वर्ट होगी उनकी प्राइस में चेंज नहीं आएगा? एक साल तक देख लेना, आपने आज कोई एसेट रखवाया है बैंक के पास, तो गारंटी के तौर पर आपने चीज रखवा दी है, क्या एक साल बाद उस चीज की वर्थ कम या ज्यादा नहीं हो सकती? या आप पे नहीं करते बैंक को पैसे, आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, बैंक के पास क्या बचेगा? क्योंकि बैंक के पास तो वो गारंटी में जो एसेट रखवाया वो वही बचेगा ना। तो बैंक उसे क्या करेगा, सेल करेगा। भाई अगर वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, अगर वो कैश में जो है कह लें कन्वर्ट नहीं हो सकता विदाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस, तो हम कहेंगे उसकी लिक्विडिटी नहीं है। क्योंकि लिक्विडिटी हम कहते हैं किसे हैं, लिक्विडिटी कहते हैं जी कि एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस। 1 लाख की प्रोडक्ट है, आपने 1 लाख का एसेट है बैंक के पास रखवाया हुआ है गारंटी के तौर पर, और बैंक ने आपको जो 1 लाख का एसेट है उसके अगेंस्ट लोन दिया हुआ सपोज 60,000, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो 1 लाख का एसेट है वो कल को 1 लाख का सेल हो जाए। वो मे भी है 1 लाख का, लेकिन जब सेल करना जाए उसको ले ही कोई ना। आप उस एसेट को जब सेल करने जाए तो हो सकता है कि वो 40,000 का सेल हो, या उस तक कुछ सेल ही ना हो, तो आपको उसकी लिक्विडिटी देखनी है। तो अगर तो वो 1 लाख वाला 1 लाख में सेल हो जाता है, 98 में सेल हो जाता है, या 1 लाख पर 5,000 में सेल हो जाता है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, जो सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस है वो जरूर देखना है आपने। और दूसरी बात, बैंक ऐसा नहीं होता कि जितनी वर्थ का एसेट होता है उतनी ही वर्थ का लोन दे दे। वो नॉर्मली जो अच्छा एक कोलेटरल होता है उस पर 70% लोन देता है। जैसे 1 लाख का एसेट है तो उस पर 70,000 दे देगा, बहुत अच्छा होगा। तो लिक्विडिटी का रिस्क क्या है कि जो कोलेटरल, जो गारंटी या सिक्योरिटी आप बैंक के पास प्लेस करवा रहे हैं उसकी कैश में कन्वर्ट होने की क्या पोजीशन है, वो कितना क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी उसकी एबिलिटी हाई होगी, जितनी उसकी कन्वर्जन कैश में इजीली हो जाएगी विदाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस, उतना वो लिक्विड होगा। जितना वो लिक्विड होगा उतना रिस्क कम होगा। तो अगर रिस्क कम है तो फिर उसका प्रीमियम भी कम चार्ज किया जाएगा। अगर वो लिक्विडिटी उसकी कम है तो रिस्क ज्यादा है। कम लिक्विडिटी का मतलब है क्या है, कि वो कैश में भी कन्वर्ट तो हो जाए लेकिन अपनी प्राइस लूज कर दे। 1 लाख वाला में भी 70 में सेल हो जाए, 60 में सेल हो जाए, 50 में सेल हो जाए। तो अगर सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है तो लिक्विडिटी कम है। अब आप जब किसी को देते हैं लोन, या बैंक आपको लोन देता है, तो क्या बैंक के पास जितने बंदे अपने एसेट प्लेस करवा रहे होते हैं सबकी लिक्विडिटी सेम होती है? बिल्कुल सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। इसलिए हर एक को बैंक क्या करता है, डिफरेंट प्रीमियम चार्ज करता है। तो ये लिक्विड रिस्क प्रीमियम सपोज कर ले हम कहते हैं 1% है, तो 10% ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4% ये इन्फ्लेशन प्रीमियम 14, और 2% डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम 16, और 1% हमने कहा कि लिक्विड रिस्क प्रीमियम में ये बना 17%।
एंड पे है जी मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। मैच्योरिटी क्या है? ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, लाइफ है, वो टाइम स्पैन जिसके लिए आप लोन लेते हैं। सपोज वो 1 साल है तो मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर है, 5 ईयर है तो मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है। अब जरा देखिए, क्या बैंक के पास जो बंदे तमाम लोन लेने आते हैं, वो सबको बैंक एक ही अरसे के लिए, एक ही ड्यूरेशन के लिए, एक ही मैच्योरिटी पीरियड के लिए लोन दे देता है? बिल्कुल ऐसा नहीं। किसी की नीड 1 साल की है, किसी की 1 मंथ की है, किसी की 10 साल की, किसी की 5 साल की है। तो जिस ड्यूरेशन के लिए किसी को लोन चाहिए, बैंक उसी ड्यूरेशन का लोन उसे प्रोवाइड करता है। तो अगर ड्यूरेशन या मैच्योरिटी पीरियड बढ़ता जा रहा है तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है। तो अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो रिस्क बढ़ता है। तो अगर रिस्क बढ़ रहा है तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज किया जाएगा। और इसी तरह अगर मैच्योरिटी पीरियड लेसर है, मैच्योरिटी पीरियड कम है, 1 साल है, तो 1 साल में रिस्क कम है, 5 साल में रिस्क ज्यादा है। क्यों? हो सकता है कि बिजनेस 1 साल में बैंकरप्ट ना हो, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन या पोजीशन 1 साल में अफेक्ट ना हो, बिजनेस 1 साल तक बड़ा ही अच्छा पे करता रहे। अगर बिजनेस के ऑपरेशन सीज भी होना शुरू हो जाए, बिजनेस के ऑपरेशंस अगर वाइंड अप भी होना शुरू हो जाए, कोई एडवर्स सिनेरियो केस भी आ जाता है, तब भी हम जो शॉर्ट टर्म पीरियड है उसमें कह सकते हैं कि वो आपके एटलीस्ट अमाउंट पे कर देगा, बहुत ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए चूंकि जो मेच्योरिटी पीरियड है उसमें देखा जाएगा, अगर गैप कम है, यानी कि अगर मेच्योरिटी आपकी 1 मंथ की है या 1 साल की है, उसमें आप ज्यादा बेहतर प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी बिजनेस के बारे में, किसी बिजनेस की हेल्थ के बारे में। और जबकि अगर 10 साल है तो उसमें आपकी प्रिडिक्शन उतनी बेहतर नहीं हो सकती। तो मैच्योरिटी अगर पीरियड लाइफ अगर कम है तो उसका प्रीमियम भी कम चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उसका रिस्क कम होता है, उसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम होती है। और अगर ड्यूरेशन ज्यादा है, मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा है, तो इट मींस उसका लाइफ, उसका टाइम स्पेन ज्यादा है, तो इसलिए उसका रिस्क भी ज्यादा हो गया, अनसर्टेनिटी बढ़ गई, प्रोटेक्शन जरा उतनी पॉसिबल नहीं होती एक्यूरेटली करना। तो वो फिर उसका देते वक्त एक्सपेक्ट करता है कि मुझे रिटर्न ज्यादा दिया जाए। तो सपोज कर लीजिए कि 2% मेच्योरिटी है। अब जरा देखें, 10 + 4 14, 2 16 17 और 2% मेच्योरिटी कितना बन गया? 19%। तो ये इस तरह से फिर 19% वो आपसे डिमांड करेगा। ठीक है, इन तमाम को अगर हम ऐड करते हैं, देखिए नॉमिनल रिस्क इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, तो इज इक्वल टू ये मिलता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में क्या है? ये सारे जो अभी हमने ऐड किए 19%, सारी चीजें आ जाती हैं, देखें। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट हमें जो है वो यील्ड कर्व मिलते हैं। यील्ड कर्व बेसिकली बेटा यही होता है कि हमें एक ट्रेंड मिलता है इंटरेस्ट रेट्स का, जिससे हमें फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट का पता चलता है, यानी कि पास्ट के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनको अगर हम देखते हैं किसी इकोनॉमी में, तो हमें ये यील्ड जो कर्व होता है ना, वो ये बताता है कि अभी फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ने जा रहे हैं, या फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है, या फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में सेम रहेगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चेंज होनी है। भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो लोन कॉस्टली हो जाएंगे, लोग कम लोन लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी। इसी तरह अगर लोन लेना आसान हो, इंटरेस्ट नहीं हो, सपोज फ्री हो जाए, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए ये जो यील्ड कर्व्स होते हैं ये बताते हैं कि जो फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट है वो क्या होंगे, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और यही इंटरेस्ट रेट आपको आइडिया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो यूज करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनका मानना ये है, उनका जानना ये है, वो ये बिलीव करते हैं कि अगर कंट्री में मनी ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा, इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा तो जारी बात है कमोडिटीज जो है उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी। तो इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ताकि वो जो कह लीजिए कि प्राइस है वो बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए। तो खैर इसकी वजह से वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने के लिए समहाउ ये इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है, बढ़ाते जाएं कम करते जाएं, ये एक ऐसी कह लीजिए कि जंग है जिसमें हम इंसान कभी जीत नहीं सकता। ये जीरो होगा, ये इंटरेस्ट खत्म होगा तो ही चीजें ये आगे जाके सेट होंगी। खैर वो मैंने पहले कहा कि अगर कोई हमें सेशन रखना पड़ा कोई अलग से तो उस पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको, कैसे हम जो है वो कह लीजिए कि ये अफेक्ट करता है इकोनॉमी को। तो इसके अल्टरनेट मॉडल्स कौन से आजकल डेवलप हो रहे हैं, यूज हो रही हैं।
तो यील्ड कर्व्स की 3 टाइप्स है कि नॉर्मल यील्ड कर्व हमें मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है और फ्लैट मिलता है, जिसे हम भी कहते हैं। नॉर्मल में देखिए कि क्या होता है कि शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट कम होता है और लॉन्ग टर्म का ज्यादा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेच्योरिटी पीरियड कम है तो सर्टेनिटी ज्यादा है और अनसर्टेनिटी कम है। जबकि लॉन्ग टर्म पीरियड में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तो रिस्क ज्यादा है, तो उसका रिटर्न भी ज्यादा डिमांड किया जाता है। तो किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी में देखेंगे तो आपको वहां पर नॉर्मल यील्ड कर्व मिलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी चूंकि नॉर्मल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ नॉर्मल यील्ड कर्व नजर नहीं आता। इसी तरह इन्वर्टेड जो है वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जरा मैच करता है। क्यों? कि इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट जरा ज्यादा होते हैं और लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। वैसे भी किसी भी नॉर्मल पर्सन को आप देख लें, उसको कोई रिस्पॉन्स होगा तो वो डिफरेंट ही होगा, एक्सपेक्टेशन के से हटकर ही होगा ना। तो इसलिए जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स है इसमें देखें कि शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और जैसे जैसे लॉन्ग टर्म होता जाएगा इंटरेस्ट रेट जरा कम होता जाता है। तो पाकिस्तान में आप ऑन एवरेज देखेंगे, बैंक्स की जरा चेक कर लीजिएगा जाकर, तो आपको ऑन एवरेज नजर आएगा कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो स्लाइट सा हाई नजर आएगा आपको। मतलब थोड़ा हाई होगा किससे, लॉन्ग टर्म से। फिर फ्लैट यील्ड कर्व है जी, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों इक्वल हो जाते हैं, सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता है। ये नॉर्मली तब होता है जब कह लीजिए कि इकोनॉमिक ट्रांजिशन आ रही होती है, आप एक फेज से दूसरे फेज में मूव कर रहे होते हैं। मे भी कह लीजिए कि आप जो कह लीजिए ग्रोथ में हो, आप आप में भी हो सकता है कि बूम पे थे डिक्लाइन में आ रहे हो, या आप कह लीजिए कि आप डिक्लाइन पे थे अभी आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। तो जो ट्रांजिशन का फेज होता है उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट नजर आते हैं वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए बेटा इतना काफी है। आप लोग काइंडली, जो आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई चीज़ ना समझ आए, कोई चीज़ फर्दर डिस्कस करनी है, कोई क्वेश्चन करने हैं, तो वो आप वॉइस नोट की फॉर्म में कर सकते हैं। और हम एक डेडिकेटेड सेशन भी रख लेंगे ऐसे ही, जिसमें हम ये क्वेश्चन आंसर कर सकें आपके। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला जी, अल्लाह हाफिज।